का विषय राव चंद्रसेन है। दिल्ली सत्ता के प्रति प्रतिरोध की नीति के तहत हम पूर्व में कुछ शासकों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चंद्रसेन को डिस्कस करेंगे। मालदेव की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था, परंतु शेरशाह की मृत्यु के बाद यह अधिकार अधिक समय तक कायम नहीं रह सका। मालदेव ने शीघ्र ही शक्ति संचय करके मारवाड़ के राज्य पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। 1562 में जब मालदेव की मृत्यु हो गई तब स्थितियां फिर एक बार बदली। इस बार मारवाड़ मुगल शासक अकबर की अधीनता में चला गया और इससे यह स्पष्ट होता है कि अकबर के समय में मारवाड़ के शासक अपनी स्वतंत्रता कायम नहीं रख सके। राव चंद्रसेन की हम बात करें तो उसके राज्याभिषेक हम देखते हैं। चंद्रसेन मालदेव का तीसरा पुत्र था। यद्यपि उस समय उत्तराधिकार से संबंधित कोई निश्चित नियम नहीं थे, परंतु उत्तराधिकार शासक अपने बड़े पुत्र को अधिकतर शासक अपने बड़े पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया करते थे। इसलिए अधिकतर बड़े पुत्र स्वयं को शासक मान लेते थे और अपनी सत्ता की स्थापना का सपना देखा करते थे। यही स्थिति मालदेव के पुत्रों के बीच उत्पन्न हुई। मालदेव ने किसी कारणवश नाराज होकर अपने बड़े पुत्र राम को राज्य से निष्कासित कर दिया। फलतः वह मेवाड़ का दामाद होने के कारण वहीं जाकर रहने लगा। कुछ समय बाद मेवाड़ के राणा ने उसे केलवा की जागीर प्रदान कर दी और वो परमानेंटली वहीं रहने लगा। मालदेव का दूसरा पुत्र उदय सिंह था, जो एक अयोग्य शासक था। इसलिए मालदेव ने अपने दोनों बड़े पुत्रों की उपेक्षा कर अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यहाँ ये देखने लायक बात है कि चंद्रसेन का रायमल नामक एक छोटा भाई भी था और ये तीनों भाई चंद्रसेन से ईर्ष्या करते थे। 1562 में मालदेव की मृत्यु हुई और उसके बाद मारवाड़ के शासक के रूप में चंद्रसेन का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष उसे लड़ना पड़ा था। चूंकि मालदेव ने उत्तराधिकार की परंपरा को ठुकराकर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, इसलिए ये उत्तराधिकार संघर्ष मारवाड़ में हुआ था। उत्तराधिकार का ये संघर्ष चंद्रसेन उसके भाइयों के जीवन भी भर चलता रहा। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की बात हम करें तो वे कहते हैं कि मालदेव के कई सामंतों को चंद्रसेन का राज्याभिषेक रुचिकर नहीं लगा था और इसीलिए उन्होंने चंद्रसेन के भाइयों को विद्रोह के लिए भड़काया। संघर्ष की एक पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी और अब केवल एक कारण की तलाश थी जिसके बहाने संघर्ष शुरू किया जा सके। ये कारण भी चंद्रसेन ने अपने भाइयों को शीघ्र ही प्रदान कर दिया। शासक बनते ही उसने उदय सिंह के समर्थक एक नौकर की हत्या करवा दी और इस घटना ने मारवाड़ के प्रमुख दरबारी पृथ्वीराज राठौर और उसके सहयोगियों को भी भड़का दिया। फलतः उन्होंने चंद्रसेन से इसका बदला लेने के लिए अपना एक संघ बनाया और उदय सिंह को विद्रोह के लिए आमंत्रित किया। माना जाता है कि इस घटना के आधार पर ही चंद्रसेन ने तीनों भाई जो थे जो विद्रोह के लिए तैयार हो गए और यहीं से मारवाड़ के उत्तराधिकार की संघर्ष की शुरुआत हुई। राम ने सोजत में विद्रोह किया, उदय सिंह ने गंगा जी के पास लागड़ नामक गांव में लूटमार करी और रायमल ने दुनाड़े में विद्रोह किया। इस संघर्ष के दौरान तीनों भाइयों के समर्थक सरदारों ने इन्हें भरपूर सहयोग दिया। इन विद्रोहियों का दमन करने के लिए चंद्रसेन ने एक सेना भेजी, जिससे भयभीत होकर राम और रायमल अपनी जागीरों की ओर भाग गए। केवल उदय सिंह ने लोहट के गांव में चंद्रसेन से संघर्ष किया और युद्ध के दौरान वह घायल हुआ। उसके साथी युद्ध क्षेत्र से उसे उठा ले गए और इस प्रकार चंद्रसेन ने उत्तराधिकार के संघर्ष में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त की। परंतु उसकी यह सफलता दीर्घजीवी साबित नहीं हो सकी। उदय सिंह के सरदारों ने उसे चंद्रसेन के विरुद्ध मुगल शासक का समर्थन प्राप्त करने की सलाह दी और इसी के फलस्वरूप उदय सिंह नागौर के शासक हुसैन कुलदेव की शरण में चला गया। इस प्रकार मारवाड़ के राज्य का एक उत्तराधिकारी अकबर की शरण में जा पहुंचा और अकबर के लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और हो ही क्या सकती थी
कि जिस राज्य की स्वतंत्रता उसकी आंखों में खटक रही हो, उसी राज्य का दावेदार उससे सहायता की याचना करे। स्पष्ट है, चंद्रसेन उत्तराधिकार के संघर्ष में सफल हो गया, परंतु इस संघर्ष के बाद जिस संघर्ष ने उग्र रूप धारण किया उसे हम उत्तराधिकार का संघर्ष न कहकर मुगल सत्ता का प्रतिरोध का संघर्ष कहना या मुगल सत्ता के प्रतिरोध कहना ज़्यादा उचित समझेंगे। जोधपुर का पतन। हमने देखा कि चंद्रसेन के विरुद्ध उसके 3 भाई राम, उदय सिंह और रायमल ने एक संगठन का निर्माण किया था और इसके बाद से राम 1564 के लगभग अपने सरदारों की सलाह पर अकबर के दरबार में पहुंचा और सहयोग की प्रार्थना की। तात्कालिक स्रोतों से ये ज्ञात होता है कि अकबर के हाकिम कुली बेग ने राठौड़ वंश के उत्तराधिकारियों की आपसी फूट का लाभ उठाकर जोधपुर पर अधिकार करने की योजना बनाई और उसने शीघ्र ही जोधपुर पर आक्रमण किया। चंद्रसेन के पास उसका सामान रखने योग्य सेना नहीं थी, इसलिए हुसैन कुली बेग ने आसानी से जोधपुर को जीत लिया। कहा जाता है कि मुगल सेना ने 3 बार जोधपुर पर आक्रमण किया और तीसरी बार में जोधपुर के किले को 10 महीने तक घेरे रखने के बाद वे उस पर विजय प्राप्त कर सके थे। जोधपुर पर मुगलों के आधिपत्य ने चंद्रसेन की शक्ति को तोड़ कर रख दिया। अब वह केवल मारवाड़ के दक्षिणी भाग का शासक मात्र बन के रह गया था। इसके फलस्वरूप 1583 में जोधपुर मुगलों के अधिकार में बना रहा। नागौर और चंद्रसेन की हम बात करें तो हम देखेंगे कि जब जोधपुर पर चंद्रसेन का अधिकार समाप्त हो गया तब चंद्रसेन ने जीवन में एक तरीके से पराजय उसके लगभग आती ही रही। अपने पिता की अनमोल वस्तुएं बेचकर उसने अपना कठिन समय बिताया और हम देखते हैं कि जोधपुर हारने के बाद चंद्रसेन को अत्यधिक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। चारों ओर अर्थव्यवस्था तो फैली हुई थी, साथ ही उसके भाइयों ने भी उसकी परिस्थिति का लाभ उठाकर उसे परेशान किया। उसके लिए लगान वसूल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। तात्कालिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि काफ़ी समय तक उसने अपने पारिवारिक रत्नों को बेचकर सैनिकों को वेतन दिया। उसके समकालीन साहित्यिक ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि उसने जो जेवर और रत्न बेचे उन्हें कई बार स्वयं उसके भाइयों द्वारा खरीदा गया और इस प्रकार उसकी समस्याएं अत्यधिक बढ़ती चली गई। जब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो उसने अकबर से मैत्री करना ही उचित समझा। इसी समय 1570 के लगभग अकबर नागौर आया और सौभाग्य से इस समय चंद्रसेन भी नागौर में था, इसलिए वह तत्काल नागौर में अकबर के दरबार में प्रस्तुत हुआ। ऐसा नहीं कि अकबर चंद्रसेन की समस्याओं से और उससे परिचित न था। कहा जाता है कि एक बार कुछ हद तक ही अकबर उसकी इस दुर्दशा का कारण रहा। अतः जब भी उसने चंद्रसेन को अपने दरबार में पाया वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब मारवाड़ पर अधिकार करने और चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने का सपना पूरा हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अकबर ने चंद्रसेन को अपने दरबार में स्वागत किया, सम्मान दिया, परंतु वह कोई आश्वासन ना दे सका जिसके लिए चंद्रसेन उसके दरबार में आया था। फलतः चंद्रसेन अपने पुत्र राय सिंह को छोड़कर अकबर के दरबार से वापस चला गया। उसके इस व्यवहार से अकबर अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने निश्चित किया कि वह हर स्थिति में चंद्रसेन का दमन करके ही चैन से बैठेगा। तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हुए अकबर ने कुछ समय तक नागौर में रहने का ही निश्चय किया ताकि वह राजपूतों की गतिविधियों पर नज़र रख सके और जब चंद्रसेन अपनी इच्छा से अकबर के दरबार में गया तब वह उस दरबार से अकस्मात ही चला गया। इस संदर्भ में अधिकतर इतिहासकारों का लिखना है कि अकबर के दरबार में चंद्रसेन का मजाक उड़ाया था। उसे शाही सम्मान तो दिया गया परंतु जोधपुर के शासक के रूप में उसे मान्यता प्रदान नहीं की।
मुगल दरबार में उदय सिंह के अत्यधिक महत्व ने चंद्रसेन को यह विश्वास दिला दिया था कि वह अकबर के समर्थन में नहीं हो सकेगा। साथ ही उदय सिंह के द्वारा मुगल दरबार में चंद्रसेन विरोधी वातावरण उपस्थित किया गया और ऐसी स्थिति में चंद्रसेन का नागौर के दरबार में रहना व्यर्थ ही समय गंवाने के समान था। इसके अतिरिक्त चंद्रसेन जानता था कि अकबर ने राजपूतों के प्रति एक विशेष प्रकार की नीति अपना रखी है, जिसके अंतर्गत वे राजपूत राजाओं को आपस में लड़वाकर या तो उन्हें शक्तिहीन करना चाहता है अथवा उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उन्हें अपना वफादार मंत्री बनाना चाहता है। चंद्रसेन के साथ अकबर ने प्रथम प्रकार की नीति अपनाई। उसके भाइयों को उसने उसके भाइयों को उसने चंद्रसेन के खिलाफ भड़काया और चंद्रसेन और उसके पुत्र राय सिंह को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना चाहा, परंतु वो उस उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। तब उसने 1570 के लगभग बीकानेर के राजा को जोधपुर के प्रशासन की देखभाल के लिए भेजा। फिर हम देखते हैं भद्राजून का पतन भी चंद्रसेन के काल का एक महत्वपूर्ण भाग है। चंद्रसेन का नागौर दरबार से अचानक चले जाना और अकबर और उसके बीच में तनाव का महत्वपूर्ण कारण बना। दोनों शासकों की महत्वाकांक्षाओं में टकराव पहले ही था, अब वह टकराव प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गया। एक और अकबर ने चंद्रसेन का दमन करने का अपना इरादा पक्का कर लिया और दूसरी ओर चंद्रसेन भी अकबर के खिलाफ शक्ति संचय करने लगा। उल्लेखनीय है कि इस समय चंद्रसेन भद्राजून के किले में स्वतंत्र रूप से रह रहा था। अकबर ने सभी राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया और यह निश्चय किया कि मारवाड़ की भूमि पर ही चंद्रसेन का दमन किया जाए। उसने उदय सिंह को समावली की जागीर दे दी और अपनी तरफ मिला लिया। राम को अपने पैतृक राज्य से अलग रहने के लिए उसने मुगल सेना के साथ रखा और जोधपुर पर शाही अधिकार स्थापित कर दिया। बीकानेर का राजा जोधपुर में आके रहने लगा और फिर भी चंद्रसेन को दबाया नहीं जा सका। इतिहास में इससे पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहाँ एक राजपूत राजा को के नगर में एक प्रशासक रखा गया जो राजपूत राजा की शक्ति को ही सर्वे सर्वा मानते थे। अब उन्हें मानने के लिए बात ही किया गया कि अकबर उनसे भी अधिक शक्तिशाली है। जोधपुर के किले पर पुनः अधिकार किया गया और इस प्रकार अकबर ने मेवाड़ छोड़ सारे राजस्थान पर अपना अधिकार कर लिया, किंतु चंद्रसेन अभी भद्राजून में स्वतंत्र था। अतः अकबर ने भद्राजून पर भी आक्रमण किया और यह आक्रमण 1565 में हुआ। मुगल सेनापति खान कल्ला खान ने चंद्रसेन को फिर घेर लिया और वह भद्राजून छोड़ सिवाना किले में चला गया। चंद्रसेन हम सिवाना पे अधिकार की बात कर रहे हैं अकबर के, और चंद्रसेन के विषय में हम बात करें तो देखेंगे हम कि चंद्रसेन बहुत ही परेशानी के दौर से गुजर रहा था और उसके पास सेना और युद्ध सामग्री दोनों की कमी हो गई थी। अतः 4 वर्ष उसने वनवास में काटे। अकबर ने भद्राजून जीतने के बाद सिवाना पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में बीकानेर के राजा राय सिंह ने भी अकबर की मदद करी। अकबर सिवाना पर आक्रमण नहीं करता, किंतु चंद्रसेन ने 4 वर्ष सिवाना में रहकर लगातार पड़ोसी देशों को लूटा, उन्हें नष्ट किया। अतः अंत में राय सिंह, खान कुली बेग और अन्य मुसलमान अधिकारियों ने सिवाना पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अक्टूबर 1572 में विवश होकर चंद्रसेन को सिवाना छोड़ सारण के पहाड़ियों में जाना पड़ा, जहां मुगल सेना ने उसका पीछा किया। और हम देखते हैं 1564 से 1570 के बीच का समय चंद्रसेन के जीवन में लूटमार और युद्ध का समय रहा, जिसमें चंद्रसेन की पराजय हुई। उसने 2 महत्वपूर्ण दुर्ग भद्राजून और सिवाना खो दिए। दुनाड़ा का पतन हुआ। सिवाना और भद्राजून के दुर्गों को हराने के बाद भी चंद्रसेन निराश नहीं हुआ। उसने स्वयं को जोधपुर के आसपास ही बनाए रखा और अब उसका उद्देश्य एकमात्र रह गया था कि मुगल सेना और उसके प्रशासन को परेशान करना। दूसरी ओर मुगल सेना भी निरंतर चंद्रसेन के पीछे लगी हुई थी, क्योंकि अकबर अब चंद्रसेन का दमन करने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। सवाना पर अधिकार करने के बाद चंद्रसेन का पीछा करते हुए मुगल सेना सोजत जा पहुंची, जहां उसे विशेष प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा और राम के बेटे के सहयोग से सोजत पर आसानी से अधिकार कर लिया गया। चंद्रसेन को विवश होकर मारवाड़ छोड़ना पड़ा। वह डूंगरपुर होता हुआ बांसवाड़ा जा पहुंचा।
परंतु फिर भी मुगल सेना निरंतर उसके पीछे लगी रही और इस बार चंद्रसेन ने मारवाड़ को पुनः जीतने की कोशिश करी, लेकिन इस उद्देश्य में वो कुछ ही हद तक सफल हो पाया। अकबर ने पूरे जोश के साथ चंद्रसेन को दबाने का प्रयास किया और हम देखते हैं मीर बख्श और शाहबाज खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना दुनिया की ओर भेजी गई। सेना ने लूनी नदी पार करके दुनाली के मजबूत दुर्ग में चंद्रसेन को घेर लिया। चंद्रसेन के पास मुगल सेना से संघर्ष करने के लिए ना तो सैनिक थे और ना ही साधन, इसलिए वह मुगल सेना के घेरे के बावजूद मौका पाकर दुनाड़ा के दुर्ग से पोखरण की ओर चला गया। इस पराजय के बाद चंद्रसेन एक साधारण दर दर की ठोकर खाने वाला और साधनहीन व्यक्ति मात्र बनकर रह गया। अब उसके पास ना कोई दुर्ग था, ना महल। जोधपुर, भद्राजून, सिवाना, दुनाड़ा के सभी दुर्ग मुगल सेना से वो हार चुका था। अब उसके पास पहाड़ों में शरण लेने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था। इस तरह से हम देखते हैं कि 1577 में दुनाड़ा की सफलता ने अकबर के पोखरण छोड़ संपूर्ण मारवाड़ का स्वामी बना दिया और यहाँ राव चंद्रसेन ने जीवन भर महाराणा प्रताप की जैसे ही प्रतिरोध किया और काफ़ी हद तक वो उसमें सफल रहे।